चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं हेड्स ऑफ इनकम के बारे में। तो आज हम देखने वाले हैं हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम का सेक्शन है सेक्शन 14। चलिए देखते हैं। देर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम ऑफ एन एसएससी, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पर्सन हो, किसी भी तरह की इनकम कमा रहा हो, हम उसकी इनकम को इन 5 हेड्स में ही क्लासीफाई करते हैं। समझ में आया बच्चों? जैसा कि देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब एक पर्सन हो जो कि जॉब कर रहा है, किसी कंपनी में जॉब कर रहा है एक पर्सन। तो उसे क्या मिलेगी? उस कंपनी से मंथली सैलरी मिलेगी। तो उसकी सैलरी की जो इनकम है, यानी कि उसकी इनकम जो है सैलरी के रूप में मिल रही है, तो हम उसकी इनकम को इनकम अंडर द हेड सैलरी में फिट कर देंगे। समझ में आया? और इनकम अंडर द हेड सैलरी का जो सेक्शन है वो है 15 to 17। अब ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति हो जो कि व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने खुद के घर को रेंट पर दे रहा है, और अपने खुद के घर को रेंट पर देके उस रेंट की जो इनकम मिल रही है, यानी कि उस रेंट की जो इनकम डिराइव कर रहा है, उसे हम कहते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और उसे हम इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में फिट करते हैं। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो सेक्शन है वो है 22 से लेके 27 तक। समझ में आया बच्चों? अब इसी तरह से बात करते हैं हम इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को इनकम डराइव हो रही है, किससे? बिजनेस से हो या फिर प्रोफेशन से हो। बिजनेस से या फिर प्रोफेशन से किसी भी व्यक्ति ने किसी भी तरह की इनकम कमाई हो, तो उसे हम इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में फिट कर देते हैं। और इसके जो सेक्शंस है वो 28 से लेके 44 तक है। समझ में आया? अब देखते हैं इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन्स। इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन्स, इसका मतलब क्या होता है? जैसा कि देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने अपनी जो लैंड है या फिर अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको बेच दिया है, उसको बेचकर जो इनकम डराइव हो रही है, उसे हम इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन्स में फिट करते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपने ज्वेलरी, यानी अपनी कुछ गोल्ड हो, कुछ असेट्स हो या फिर कुछ शेयर्स हो, उसे बेचकर कुछ इनकम को डराइव किया है, तो उसे हम इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन्स में फिट कर देते हैं। और इसका जो इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन्स का जो सेक्शंस है वो है 45 से लेकर 55 तक। समझ में आया? अब देखते हैं इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेस। इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेस, अब ये क्या है? देखिए, अदर सोर्स की इनकम मतलब कैजुअल इनकम होती है वो हमारी, जैसा कि बेटिंग हो गया, हॉर्स रेस हो गया, ये सारी इनकम, गैम्बलिंग हो गया, ये सारी इनकम को है हम अदर सोर्सेस में फिट करते हैं। और एक बात, अदर सोर्सेस की इनकम मतलब अगर किसी भी व्यक्ति की इनकम इन 4 हेड्स में फिट नहीं हो रही हो, अगर किसी भी व्यक्ति की इनकम इन 4 हेड्स में फिट नहीं हो रही हो, उसे हम सीधा इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस में फिट कर देते हैं। समझ में आया दोस्तों? और इसका जो सेक्शंस है वो कहाँ से कहाँ तक है? वो 55 से लेके 59 तक है। तो आई होप आपको हेड्स ऑफ इनकम का जो है समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं GTI। अब ये क्या होता है? इसका जो सेक्शन है वो है 80B क्लॉज 5। ग्रॉस टोटल इनकम का जो सेक्शन है वो है 80B क्लॉज 5। अब देखिए, आफ्टर एडिंग ऑल द हेड्स ऑफ इनकम, लॉसेस आर टू बी adjusted and the resultant figure is called gross total income. GTI may also be understood as a total income of an assessee before allowing any deductions under section 80C to 80U.
अब चलिए देखते हैं दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर हेड्स ऑफ इनकम के बारे में देख लिया कि हेड्स ऑफ इनकम वो होता है अगर किसी भी व्यक्ति ने किसी भी तरह की इनकम डेराइव की हो तो उस इनकम को हम किसी एक पर्टिकुलर हेड में फिट करते हैं। समझ में अब आपके मन में ये सवाल आता होगा, सर अब हम फिट तो करते होंगे, तो फिट करने के बाद हमें क्या करना होगा? अगर मान लो किसी व्यक्ति ने जॉब कर रहा हो, किसी व्यक्ति जॉब कर रहा है और उसकी जो इनकम है सैलरी मिलेगी, उसे सैलरी के रूप में उसे इसकी इनकम मिलेगी, तो उसे हम इनकम अंडर द हेड सैलरी में फिट कर देंगे। इसमें फिट करने के बाद हम क्या करेंगे, इनकम अंडर द हेड सैलरीज का एक अलग चैप्टर है और उसके कुछ अलग प्रोविजंस है। उसके अकॉर्डिंग हम उसकी जो सैलरी की इनकम होती है उसे हम उसकी सैलरी की इनकम का कंप्यूटेशन करते हैं। इसी तरह से हम हाउस प्रॉपर्टी का भी कंप्यूटेशन करते हैं, इसी तरह से हम पीजीबीपी का भी कंप्यूटेशन करते हैं, इसी तरह से हम कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेज का भी कंप्यूटेशन करते हैं। जब इन कंप्यूटेशंस को करने के बाद जो भी उसकी टैक्सेबल सैलरी रहो या फिर टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी रहो, इन सारे अमाउंट्स को ऐड कर लेते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो इन सभी अमाउंट्स को ऐड कर लेते हैं। अगर किसी हेड में उसे लॉस हो गया हो, मान लो उसे लॉस होगा पीजीबीपी में, तो जो पीजीबीपी का लॉस है हम उस लॉस को भी क्या करते हैं, जो बाकी के इनकम्स है उसे तो पहले ऐड कर लेते हैं और जो लॉस है उन अमाउंट में से जो ऐड किए सो अमाउंट है उनमें से हम उसे माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया कि ऑल आफ्टर एडिंग ऑल द हेड्स ऑफ इनकम लॉसेस आर टू बी एडजस्टेड एंड द रिजल्टेंट फिगर इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। तब हम सारी इनकम को यानी कि सारी हेड्स की इनकम को ऐड कर लेते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो ऐड कर लेते हैं, अगर लॉस हुआ तो लॉस भी जो है उन्हीं हेड्स में से एडजस्ट कर लेते हैं। तब जो हमारा रिजल्टेंट फिगर आता है वो आता है ग्रॉस टोटल इनकम। और देखिए जीटीआई यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम में ऑल्सो भी अंडरस्टूड एज टोटल इनकम ऑफ एन assessee before allowing any deduction under section 80C to 80U। यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम को हम टोटल इनकम भी मानते हैं कब, बिफोर अलाउइंग डिडक्शंस। अगर हम ग्रॉस टोटल इनकम पर डिडक्शंस नहीं लगाए, यानी कि डिडक्शंस नहीं लगाने से पहले जो वो होता है ग्रॉस टोटल इनकम। समझ में? देखिए टोटल इनकम जो है वो हमारी कब आती है, जब हम ग्रॉस टोटल इनकम पर डिडक्शन लगाते हैं अंडर सेक्शन 80C से लेकर अंडर सेक्शन 80U तक, तब वो होती है हमारी टोटल इनकम। जब हम टोटल इनकम पर डिडक्शंस नहीं लगाते हैं उससे पहले वो हमारी होती है जीटीआई यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम। समझ में आया बच्चों? अब देखते हैं टोटल इनकम के बारे में। अभी मैंने आपको बताया था कि टोटल इनकम क्या है। टोटल इनकम का जो सेक्शन है वो है 2 क्लॉज 45। टोटल इनकम का जो सेक्शन है वो है 2 क्लॉज 45। अब चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। टोटल इनकम मीन्स द अमाउंट ऑफ इनकम रिफर्ड टू इन सेक्शन 5 अंडर दिस एक्ट। इन अदर वर्ड्स द इनकम अराइव्ड आफ्टर अलाउइंग deductions under section 80C to 80U from gross total income. It is important to note that income tax is charged on total income of an assessee at prescribed rates। यानी कि अब देखते हैं कि टोटल इनकम क्या होती है। पहले तो टोटल इनकम जो है मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, ये तो आपको पता ही है। जब हम ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस कर लेते हैं, कुछ डिडक्शंस कर लेते हैं, तब जो अमाउंट आता है हमें बैलेंस अमाउंट वो होता है हमारा टोटल इनकम। समझ में आया दोस्तों? अब देखिए, और टोटल इनकम को अब हम इस टोटल इनकम पर कुछ प्रिस्क्राइब्ड रेट्स लगाकर इनकम टैक्स अमाउंट जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। यानी कि इस टोटल इनकम पहले हम टोटल इनकम फाइंड आउट करते हैं। अब हमें टोटल इनकम फाइंड आउट होने के बाद इस टोटल इनकम पर हम कुछ प्रिस्क्राइब रेट्स लगाते हैं। जब इस प्रिस्क्राइब रेट्स लगाने के बाद जो अमाउंट आता है वो अमाउंट हम टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पे करते हैं।
समझ में आया दोस्तों। अब हम बात करते हैं असेसमेंट ईयर कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, और असेसमेंट ईयर का सेक्शन जो है वो है 2 क्लॉज 9। असेसमेंट ईयर का सेक्शन जो है वो है 2 क्लॉज 9। चलिए अब असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन देखते हैं। असेसमेंट ईयर इंक्लूड्स ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स commencing from 1st April every year. It is the year in which income earned in the previous year is charged to tax. यानी कि असेसमेंट ईयर क्या होता है देखते हैं। असेसमेंट ईयर दोस्तों फाइनेंशियल ईयर ही है, यानी कि असेसमेंट ईयर भी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ही होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो भी इनकम हम प्रीवियस ईयर में कमाते हैं वो हमें असेसमेंट ईयर में असेस करना होगा। समझ में आएगा। देखिए जैसा कि मान लो आपका यानी कि इस साल का असेसमेंट ईयर जो है वो है 2022 टू 23, यानी कि 1 अप्रैल, जैसा कि मैं बताता हूँ आपको। देखिए इस साल का जो असेसमेंट ईयर है वो है 1 अप्रैल 2022 और 31 मार्च 2023। ये है हमारा इस साल का असेसमेंट ईयर। अब इस साल का असेसमेंट ईयर तो ये हो गया, तो इस साल का प्रीवियस ईयर क्या होगा, जस्ट एक साल पहले चल जाते हैं। देखिए जस्ट एक साल पहले जाने से 1 अप्रैल यानी कि इस असेसमेंट ईयर का, ये जो असेसमेंट ईयर मैंने बताया है ये साल का, इस असेसमेंट ईयर का प्रीवियस ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। समझ में आया दोस्तों। और इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, अब आप मुझे बताइए। इसका प्रीवियस ईयर होगा 1 अप्रैल 22 31 मार्च 21। समझ में आया। जैसा कि हर एक प्रीवियस ईयर भी हमारा असेसमेंट ईयर होता है। जब नेक्स्ट ईयर आता है तो ये असेसमेंट ईयर उस नेक्स्ट ईयर के लिए प्रीवियस ईयर बन जाता है। समझ में आया दोस्तों। अब ऐसे ही हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर के बारे में, और प्रीवियस ईयर का जो सेक्शन है वो है 3। अब चलिए देखते हैं। Previous year means the financial year immediately preceding the assessment year. The year in which income is earned is known as previous year, and the next year in which the income is assessed is known as assessment year. जैसा कि अभी हमने बात किया था कि जो प्रीवियस ईयर होता है उसमें हमने जो भी इनकम डेराइव की हो, हमें उसे अगले साल यानी कि असेसमेंट ईयर में असेस करके जितना हमारे अमाउंट का टैक्स आ रहा है, जितना हमारे इनकम का टैक्स आ रहा है, उस इनकम के टैक्स को हमें पे कर देना होगा गवर्नमेंट को। समझ में आया। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल असेसी टू फॉलो फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च एज ए प्रीवियस ईयर फॉर इनकम टैक्स पर्पस। यानी कि प्रीवियस ईयर भी फाइनेंशियल ईयर तक ही है। मैंने आपको बताया था कि इसमें असेसमेंट ईयर की प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है। समझ में आ गया। इस साल का जो असेसमेंट ईयर है वो है 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 23। और इसका प्रीवियस ईयर क्या है वो मैंने आपको बताया था कि 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 2022। यानी कि ये जो है हमारा असेसमेंट ईयर चल रहा है, और इसका प्रीवियस ईयर जो है वो है 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 2022। यानी कि इस साल में हम लोगों ने जितनी भी इनकम डिराइव की हो उसकी इनकम जो है हमें ये साल के असेसमेंट ईयर में असेस करना होगा, और हमारी जितनी टैक्स लायबिलिटी आ रही हो उतनी टैक्स का अमाउंट हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा। समझ में आया दोस्तों। अब बात करते हैं हम अब राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम। ये राउंडिंग ऑफ का जो सेक्शन है वो है 288A। अब देखते हैं। द टोटल इनकम सो कंप्यूटेड विल हैव टू बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। एग्जाम्पल,
total income is 31,645, then it should be rounded off to 31,650. देखिए दोस्तों, राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम का, जैसा कि जब हमारी टोटल इनकम जो है, देखिए मैंने एग्जांपल में बताया है कि हमारी टोटल इनकम जो है वो कितनी आ रही है, 31,645 आ रही है। तो यहाँ पर जो है डिजिट जो है यहाँ पर 5 आ रहा है डिजिट। तो हमें अगर 1 से लेकर 4 तक आए डिजिट, तो हमें नेक्स्ट इसके पहले जो भी आता है, जैसा कि देख लीजिए यहाँ पे मैंने 1 से लेकर 10 तक डिजिट्स लिख लिए, 1 से लेकर 10 तक डिजिट्स लिख लिए। तो अगर हमारे लास्ट में जो डिजिट है वो 1 से लेकर 4 तक आए, देखिए मैंने 0 से लेकर 10 तक लिख लिया है, 0 से लेकर 10 तक लिख लिया। तो हमारा जो डिजिट है वो लास्ट में 5 आए, तो उसे जो 5 हम देखते हैं कि 5 किसके नज़दीक है, 5 जो है 10 के नज़दीक है, तो हम जस्ट उसमें और 5 ऐड कर लेते हैं, तो 45 से जाके हमारा 50 हो जाता है। यानी कि हम राउंड ऑफ करते हैं। अगर मान लो ऐसे ही हमारा यहाँ पर क्या होता, 31,644 होता, तो इसका राउंड ऑफ हमें कैसा करना होगा, इसका राउंडिंग ऑफ हमें कैसे करना होगा? देखिए इसका राउंडिंग ऑफ होगा 31,640, क्योंकि ये जो 4 है 44 है वो किसके नज़दीक है, 40 के नज़दीक है या फिर 50 के नज़दीक है, 40 के नज़दीक है ना, तो हमें नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 करना होगा। समझ में आया राउंडिंग ऑफ? ये भी ऐसी है राउंडिंग ऑफ टैक्सेबल लायबिलिटी, सेक्शन 288B, हमें टैक्स लायबिलिटी को भी ऐसे ही सेम राउंड ऑफ करना होगा। समझ में आया दोस्तों? अब बात करते हैं हम एवरेज रेट्स के बारे में, कि एवरेज रेट सेक्शन 2 क्लॉज 10, एवरेज रेट का जो सेक्शन है वो है 2 क्लॉज 10। अब देखिए, एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स मीन्स द रेट arrived at by dividing amount of income tax calculated on the total income by such total income। देखिए दोस्तों, एवरेज रेट जो है वो क्या है हम देखते हैं। देखिए एवरेज रेट का मतलब, यानी कि मान लो मेरी जो इनकम टैक्स, यानी कि मेरी जो टोटल इनकम थी, टोटल इनकम जो मेरी थी वो थी 10 लाख। अब मेरी टोटल इनकम जो है वो आ रही है 10 लाख, लेकिन मुझे सैलरी नहीं, मुझे कितना पे करना होगा, यानी कि गवर्नमेंट को टैक्स कितना भरना होगा, ये 10 लाख तो भरना नहीं होगा, ये तो मेरी टोटल इनकम है। तो मुझे गवर्नमेंट को जो है इस 10 लाख पर, पहले मैंने बताया था कि यहाँ पर टोटल इनकम तो मेरी इतनी है, तो टोटल इनकम के हम कुछ क्या करते हैं, कुछ प्रिस्क्राइब रेट्स लगा के इनकम टैक्स जो है निकालते हैं। तो ऐसे ही मैं कुछ प्रिस्क्राइब रेट्स निकालूंगा, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि प्रिस्क्राइब रेट्स क्या क्या होते हैं, स्लैब रेट्स क्या होते हैं, वो हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के वास्ते आप ये जान लीजिए, मैं उसके ऊपर कुछ स्लैब रेट्स लगाऊंगा और मेरी इनकम को जो टैक्स है वो फाइंड आउट कर लूँगा। जब वो टैक्स फाइंड आउट कर लूँगा कि मुझे 10 लाख पर कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होगा, तो वो टैक्स का अमाउंट जो है वो मैं क्या कर लूँगा। देखिए जैसा कि जो टोटल टैक्स, यानी कि जो टोटल टैक्स का अमाउंट है इंक्लूडिंग सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है, ये भी हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए सिर्फ आप समझिए कि एवरेज रेट क्या होता है। देखिए जब हम टैक्स निकाल लेते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट को पे करना होगा अमाउंट टैक्स का, वो अमाउंट उसे हम क्या कहते हैं, टोटल टैक्स डिवाइड करना होगा जितनी हमारी टोटल इनकम है। यानी कि हमारी टोटल इनकम जो है वो है 10 लाख। जितना 10 लाख पर हमारा टैक्स अमाउंट आ रहा है उसे हम पहले लिख लेना है और उसे डिवाइड करना है हमारे 10 लाख से, फिर हमें इनटू कर देना है उसे 100 से, तब जो है हमारा एक एवरेज रेट, यानी कि एक परसेंटेज में आ जाएगा कि भाई मेरी 10 लाख की इनकम है, मुझे इस पर एक 11 या फिर 12% कुछ टैक्स पे करना होगा गवर्नमेंट को, ऐसा करके।
समझ में आया बच्चों? वो होता है हमारा जो 11-12% सा परसेंटेज में कुछ अमाउंट आता है, वो हमारा एवरेज रेट होता है। समझ में आया दोस्तों? तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।